नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। आज की कहानी भी पिछली कहानी की तरह कुछ मिलती जुलती है। जैसे पिछली घटना में मैंने आपको मुस्कान की घटना के बारे में बताया था, जिसमें मेरठ की रहने वाली मुस्कान अपने पति की हत्या कर देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आज की घटना भी कुछ वैसे ही है। एक पत्नी अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करती है। आज की ये कहानी आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। एक पत्नी अपने पति की हत्या मात्र इसलिए कर देती है क्योंकि उसका संबंध किसी और गैर मर्द के साथ था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह पत्नी सोशल मीडिया पे रील्स बनाती थी और इसका पति चाहता था कि रील्स ना बनाए, क्योंकि आस पड़ोस वाले उसके पति को आकर ताने मारते थे कि तुम्हारी बीवी सोशल मीडिया पे क्या कर रही है। बस इसी बात से परेशान होकर पत्नी ने पति से छुटकारा पाने का एक बहुत ही खतरनाक योजना बना डाला। तो क्या थी ये पूरी साजिश? कैसे पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा? चलिए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। उससे पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी वो कोई नई कहानी डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना डिटेल में। यह घटना 29 मार्च 2025 की है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा था। इस वीडियो में एक इंसान का हाथ दिखाया जा रहा था जिसपे प्रवीण लिखा हुआ था। यह घटना हरियाणा के जिला भिवानी से है। जब ये तस्वीर पुलिस वालों के पास गई, वो भी चौंक गए। घटना में जिसका हाथ दिखाया जा रहा था उसकी लाश पूरी तरह सरगल चुकी थी। लाश से उस व्यक्ति की पहचान करना नामुमकिन के बराबर था। पुलिस ने लोगों के बीच एक मैसेज जारी किया कि अगर किसी को इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता है तो कृपया उनसे कांटेक्ट करें। कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन अगर उनके पास है तो आकर मिले, जिससे इस व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस ने इस मैसेज को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। साथ ही साथ हाथ पर लिखा हुआ प्रवीण वाली फोटो भी हर तरफ फैल चुकी थी। अगले दिन भिवानी के बस स्टैंड के पास रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है, जिसका नाम था संदीप। संदीप अपने पिता सुभाष के साथ पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस को बोलता है कि जो फोटो आपने वायरल किया था वो फोटो मेरे बेटे का है। पुलिस ने सुभाष को बताया कि लाश पूरी तरह सरगल चुकी है। सुभाष पुलिस को बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से गायब है। उन्होंने हर जगह छानबीन की, लेकिन उसके बेटे का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस लाश की शिनाख्त करवाता है। पिता अपने बेटे की लाश देखकर तुरंत उसे पहचान जाता है और रोने लगता है और कहता है यह मेरे बेटे प्रवीण की ही लाश है। सुभाष बोलता है कि ऐसे लाश से पहचान कर पाना तो मुश्किल है, पर उसके हाथ में लिखे प्रवीण से वे लोग इजीली पहचान कर पा रहे हैं कि उनके बेटे की लाश है। लाश की कद काठी भी उनके बेटे की जितनी ही थी। वो पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा प्रवीण लगभग 35 साल का है। साथ साथ वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि उनका बेटा प्रवीण शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम रवीना है और उन दोनों का एक बेटा भी है जो कि 6 साल का है और बेटे का नाम है मोहित। लाश की शिनाख्त होने के बाद पिता घर पे फोन करके बताता है। ये खबर सुनते ही प्रवीण के घर वाले भागकर पुलिस स्टेशन आते हैं। पूरे घर वालों की रो रो कर बुरी हालत थी। खासकर उसकी पत्नी रवीना और उसके बेटे का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बाद घर वालों को घर भेज देते हैं और बोलते हैं वे इस घटना की छानबीन करेंगे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रवीण की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस फिर आगे की छानबीन में लग जाती है। शुरुआती की जांच में ऐसा लग रहा था कि प्रवीण की हत्या ड्रेन में गिर जाने से हुई है, क्योंकि लाश पानी में पड़े रहने की वजह से बुरी तरह फूल गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाता है कि प्रवीण की हत्या गला घोटने की वजह से हुई थी। इसके बाद पुलिस जोरों शोरों से छानबीन में लग जाती है। कुछ दिन के छानबीन के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। घर वाले भी प्रवीण की मौत की वजह जानने के लिए अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर देते हैं। वो जानना चाहते थे कि प्रवीण की हत्या किसने की, क्यों की और कौन उसकी हत्या के पीछे हो सकता है, किसको उसकी हत्या से फायदा हो सकता है। प्रवीण की पत्नी रवीना का बहुत बुरा हाल था।
वो बहुत परेशान लग रही थी। वो बार बार पुलिस को कह रही थी कि प्लीज आप कातिल को ढूंढ निकालें। पुलिस भी अपनी छानबीन थोड़ी तेजी से शुरू करती है। तभी परिवार वाले आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू करते हैं। इसी बीच परिवार वालों को एक सीसीटीवी की फुटेज हाथ लगती है, जिसमें देखा जाता है कि एक बाइक पर एक औरत और एक लड़का चादर में लपेटकर कुछ लेकर जा रहा है रात के टाइम पे। ये बात 25 से 26 मार्च के बीच की थी। उसी टाइम की थी जब प्रवीण लापता हो चुका था। ध्यान से देखने पर परिवार वाले उस बाइक पर बैठी महिला का पहचान कर लेते हैं। वो महिला कोई और नहीं रवीना होती है, लेकिन बाइक कौन चला रहा था इसकी पहचान नहीं हो पाती। परिवार वाले बार बार उस फुटेज को देखकर जानने की कोशिश करते हैं कि बीच में चादर में लपेटकर क्या रखा गया है, लेकिन वो नहीं पहचान पाते हैं। रवीना के साथ बाइक कौन चला रहा है, परिवार वाले उसकी भी पहचान नहीं कर पाते हैं। फिर परिवार वाले वो सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को फुटेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये बाइक पे 3 लोग बैठे हैं, जिसमें से एक तो रवीना है, बीच में किसी को लपेट कर रखा गया है और जो बाइक चला रहा है उसकी पहचान वो नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस भी फुटेज को देखती है और फिर उस फुटेज की छानबीन करने की कोशिश करती है। रवीना की पहचान होने के बाद पुलिस तुरंत रवीना को हिरासत में ले लेती है और रवीना से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो रवीना इन सब बातों से इनकार करती है, पर सख्ती से पूछताछ होने के बाद रवीना कुछ खुलासा करती है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रेवाड़ी की रहने वाली रवीना ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसकी शादी 2015 में प्रवीण नाम के युवक से हो जाती है। रवीना देखने में काफी खूबसूरत थी। रवीना ने ITI से सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम सीखा हुआ था। रवीना और प्रवीण की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी। उनका एक बेटा भी होता है। उनके बीच सब कुछ बहुत ही नॉर्मल और एक शादीशुदा कपल की तरह बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2024 तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2024 को अचानक एक अजनबी रवीना के जिंदगी में आता है और रवीना से कहता है कि तुम देखने में इतनी खूबसूरत हो, अभी सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तुम्हें एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए। तुम इतना अच्छा गाना गा लेती हो, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें सोशल मीडिया पे रील्स बनाने चाहिए। रवीना को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो सोशल मीडिया चेक करती है तो देखती है काफी लोग रील्स बना रहे हैं और उसे ये भी पता चलता है कि रील्स बनाकर वो इससे पैसे भी कमा सकती है। रवीना इस बातों से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कि वो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देती है। वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपने रील्स बनाकर डालने लगती है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आस पड़ोस वालों को भी पता लग जाता है। कुछ लोग प्रवीण से मिलते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी बीवी नाच गाना सोशल मीडिया पे करती है, वो कुछ ढंग का काम नहीं कर सकती क्या? तुम अपने बीवी को ऐसे सोशल मीडिया पे कैसे नचवा सकते हो? प्रवीण को ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो आकर अपनी बीवी को सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने को बोलता है। रवीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अब ये रील्स बनाना काफी अच्छा लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि यहाँ पे वो अपनी एक पहचान बना रही है और उसे प्रवीण की ये बातें अब चुभने लगी थी। प्रवीण उसे अपने तरफ से काफी समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने सिलाई बुनाई का कोर्स कर रखा है, तुम इसमें कुछ कर सकती हो, तुम्हें ये सोशल मीडिया का काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन रवीना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रवीना को लगने लगता है कि उसे ये काम अच्छा लग रहा है, इससे उसकी अच्छी कमाई हो जा रही है, लोग अब उसे पहचानने लगे हैं, तो प्रवीण शायद उसके काम से, उसके नाम से अब जलने लगा है। प्रवीण उसको क्यों रोक रहा है? उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो प्रवीण के लाख समझाने पर भी सोशल मीडिया पर रील्स बनाना बंद नहीं करती। अब इन बातों को लेकर प्रवीण और रवीना के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। प्रवीण बहुत सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है। इन सब वजह से रवीना अपने मायके चले जाया करती थी। जब प्रवीण बिल्कुल ही रील्स बनाने से मना करता था तो प्रवीणा मायके जाकर वहां रहने लगती थी और रील्स बनाना शुरू कर देती थी, ताकि इस चीज से प्रवीण को पता न चले और वो रील्स भी बना सके। इसी बीच रवीना की मुलाकात सुरेश नाम के एक युवक से होती है। सुरेश राघव हिसार के एक गांव प्रेमनगर का रहने वाला था। सुरेश राघव और रवीना की मुलाकात होती है तो सुरेश राघव रवीना से बताता है कि वो भी सोशल मीडिया पर रील बनाता है। वो यूट्यूब से काफी अच्छे पैसे कमाता है और यहाँ तक कि वो विदेशों में भी घूमने जाता है।
रवीना उसकी बातों से काफी इन्फ्लुएंस होती है, उसे काफी अच्छा लगता है कि कोई उसे समझने वाला है, उसके जैसा काम करने वाला है। धीरे धीरे करके रवीना और सुरेश की बातें शुरू हो जाती हैं। बातें फिर चैट और मैसेज में बदल जाते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सुरेश राघव की भी शादी हो चुकी होती है, उसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। उसकी 5 बहनें होती है। सुरेश राघव के पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वो रेलवे में काम करे, उसकी प्राइवेट नौकरी लगवाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो रील्स बनाना ज्यादा पसंद करता है और सब कुछ छोड़कर वो रील्स बनाने लगता है। गांव में किसी को नहीं पता होता है कि वो रील्स बनाकर कितने पैसे कमाता है या इसके साथ और भी कुछ करता है। अब सुरेश और रवीना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। रवीना सुरेश को बताती है कि उसका रील्स बनाना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे रील्स बनाने से मना कर रहा है। सुरेश उधर रवीना की तारीफ करता है। वो बोलता है कि तुम अच्छी रील्स बनाती हो और इससे अच्छा खासा पैसे कमा लोगी, तुम रील्स बनाना कभी मत रोको। उन दोनों के बीच की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों भूल जाते हैं कि वो दोनों शादीशुदा है और एक एक बच्चों के पिता और माता है। इधर रवीना बार बार अपने मायके आती थी, मायके आती तो सुरेश से मिलती, फिर उसको कुछ दिन बाद प्रवीण अपने साथ घर ले जाता। प्रवीण को कुछ भी नहीं पता था कि रवीना का इधर किसी और के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गया है। इसी बीच रवीना रो रो कर सुरेश को अपनी हालत बताती रहती थी कि वो प्रवीण से कितनी नफरत करती है, क्योंकि प्रवीण उसे सोशल मीडिया पे काम नहीं करने देता। फिर दोनों मिलकर एक दिन बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं कि कैसे प्रवीण से छुटकारा पाया जा सके। इसी के साथ जब रवीना इस बार मायके आती है, कुछ दिन रहने के बाद उसे प्रवीण जब लेने आता है, तो दोनों एक प्लान के साथ तैयार थे कि कैसे प्रवीण से छुटकारा पाया जा सके। रवीना का जो ससुर था वो पेशे से हलवाई था, तो हमेशा घर पे नहीं रहता था। रवीना के घर में उसकी देवर और उसकी देवरानी रहती थी। जब वो प्लान बनाते हैं तो उस रात उसके ससुर ड्यूटी पे गए हुए थे, यानी हलवाई का उन्हें कहीं से काम आया था और वो वहीं पे गए हुए थे। देवर भी नहीं था, देवरानी थी जो कि नीचे वाले फ्लोर पे रह रही थी। रवीना ऊपर वाले फ्लोर पे सेम ही घर में रहती थी। जब प्रवीण उसको घर में लेकर आता है, पहले से ही प्लान के तहत रवीना ने सुरेश को अपने घर बुला लिया था और उसे कमरे के अंदर छुपा के रखा था। फिर 25 तारीख को प्लानिंग के तहत जब घर के सब लोग गहरी नींद में सो चुके होते हैं, तभी रवीना अपने दुपट्टे से अपने पति का सोने के बाद गला घोटकर हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद अपने प्रेमी के साथ उसकी लाश को बाइक पर रखकर, चादर से लपेटकर बाइक पर रखकर लेकर फेंकने के लिए निकल जाती है। चादर में लपेटकर अपने पति की लाश लेकर रवीना बाइक पर पीछे बैठती है। सुरेश बाइक चला रहा होता है। वो दोनों इतनी दरिंदगी के साथ प्रवीण की मर्डर करने के बाद तीसरी मंजिल से उसकी लाश को नीचे लेकर आते हैं। घर में किसी को कुछ नहीं पता चलता। देवरानी गहरी नींद में सो रही होती है। उसे ये नहीं पता होता कि ऊपर के कमरे में उसके जेठ की हत्या हो चुकी है, जो कि खुद उसकी जेठानी ने की है। और बड़ी ही होशियारी से सुरेश गाड़ी चलाता है। रवीना अपने पति की लाश को चादर में लपेटकर पीछे बैठती है और अपने घर से 6 किलोमीटर दूर एक ड्रेनेज में ले जाकर अपने पति की लाश फेंक देती है। वो लोग सोचते हैं कि इस बात का खबर कभी पुलिस को नहीं चलेगी, लेकिन लाश बाहर आ जाती है और उसका हाथ का फोटो वायरल हो जाता है। वैसे तो लाश की पहचान कर पाना काफी मुश्किल था, लेकिन लाश के हाथ पर प्रवीण लिखा होता है, जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त हो जाती है। रवीना के कबूलनामे के बाद उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ उसके प्रेमी सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अभी और सबूत के छानबीन में लगी हुई है। मामला अभी कोर्ट में है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमने हमेशा आपको बोला है कि अगर आपको साथ नहीं रहना है तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कदम ना उठाएं जिससे आप दूसरे के साथ साथ अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर लें। इसमें रवीना और सुरेश ने अपनी जिंदगी तो तबाह कर ली, साथ ही साथ अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, सबकी जिंदगी तबाह कर दी। इसके साथ ही ये घटना यहाँ समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक सतर्क रहें। धन्यवाद।